हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हम लोग PYQ सीरीज में वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन ऑन डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन किया जाए हम लोग। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इन द सेंस कि मतलब इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा है अभी तक। मैंने देखा है कि 2005 से 22 के बीच में जितने क्वेश्चन मैंने देखे हैं तो कम क्वेश्चन पूछा है, बट स्टिल हम लोग को तो करना ही है सारा टॉपिक, तो लेट्स डू वॉट एवर क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। ठीक है, तो PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है हमेशा ही कोई भी इंडिया में एग्जाम हो रहा है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन या तो सेम टाइप के आ जाते हैं या मिलते जुलते टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, ओके, सो लेट्स डू दिस, and before that let me introduce myself. I am Vishal Devarsi and I have been teaching physics for last 20 years and for IIT JAM since 2005 when the first exam was conducted. ठीक है, ओके, सो लेट्स डू दिस। MCQ में 4 ऑप्शन दिया रहता है, 4 में से एक करेक्ट रहेगा, बाकी 3 इनकरेक्ट रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपको मार्क करना है। ठीक है, देखो ये 2014 में आया है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है MCQ। व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्रेटिंग G1 विथ ग्रूव डेंसिटी 600 लाइन्स पर मिलीमीटर। ग्रूव मतलब स्लिट्स, बारीक बिल्कुल स्लिट होता है, तो नंबर ऑफ स्लिट पर mm 600 है, 600 स्लिट्स हो गए, लाइन में तो स्लिट्स। ठीक है, and width is 50 mm. ठीक है, a small portion of diffracted light is incident on another grating G2 with groove density 1800 mm. अच्छा, ठीक है, and width is 15 mm, 15 mm width है। अच्छा, इसमें ये नहीं बता रखा है कि रिजॉल्विंग पावर तुमको कौन सा ऑर्डर में चाहिए, किस ऑर्डर में चाहिए, ये नहीं बोला है, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ऑर्डर मान के चलते हैं, बट बताना चाहिए रिजॉल्विंग पावर। चूंकि देखो होता है रिजॉल्विंग पावर का जो फार्मूला है दैट इज R इक्वल्स टू NN। ठीक है, N इज द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा एंड कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स। ठीक है, तो पहला स्लिट का रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर की ही बात कर लें हम, तो टोटल नंबर ऑफ स्लिट कितना है, 600 है 1 mm में, और कितना mm का स्लिट है, 50 mm का है, तो 5 6 30, 30,000 ये हो गया। अगर सेकेंड ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर देखें फर्स्ट ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर लिखना चाहिए, इसको ऑर्डर जरूर लिखना चाहिए क्योंकि हायर ऑर्डर में रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाता है। ठीक है, ये कितना है, 1800 लाइन पर mm, और थिकनेस है जो विड्थ है वो 15 है, तो 18 गुने 15 कितना हो गया, 270, 27,000। ठीक है, और दोनों एक के बाद एक प्लेस कर दोगे तो इनका जो रिजॉल्विंग पावर रिजल्टेंट होगा दैट विल बी R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 मीन्स 10 इंटू 10⁴ इंटू दैट इज 81 इंटू 10⁷ हो जाएगा। अच्छा, इसे हाई दे भी नहीं रखा है, ये तो लीस्ट रिजॉल्विंग पावर होगा ना, जो लीस्ट ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर में होगा। सेंट्रल मैक्सिमम तो रिजॉल्व होता ही नहीं है, सारा लाइट एक ही जगह फॉल कर जाता है। ठीक है, तो यही होगा, मतलब बाकी ऑर्डर में तो इससे ऊपर ही होगा, तो इससे ऊपर का तो ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, इसलिए भी हम लोग n = 1 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आ जाएगा इनटू ऑर्डर इन द फर्स्ट ग्रेटिंग एंड ऑर्डर इनटू सेकंड ग्रेटिंग, तो n1 n2 अगर एक से ऊपर पुट करोगे तो वो तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, मतलब क्योंकि ये हाईएस्ट नंबर यही दे रखा है, यही आंसर है आपका। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। 2014 में आया देखो क्वेश्चन ये। आगे चलते हैं, देखिए क्या बोला है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इंटेंसिटी मिनिमा सारे इन द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ ए सिंगल स्लिट। अच्छा, ठीक है, 10 माइक्रोमीटर स्लिट विड्थ है और बीम का वो एनर्जी दे रखा है। देखो मिनिमा जो होता है डिफ्रैक्शन मिनिमा, उसका ये फार्मूला होता है, जो पोजीशन ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा इज गिवन बाय दिस, so the order of minima will be what, E sin theta by lambda। तो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम तब हो जब ये हाईएस्ट वैल्यू अपना रीच करे। हाईएस्ट वैल्यू इसका क्या है 1, n max सही होगा ना,
तो ये हाईएस्ट वैल्यू रीच करे, हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा 1, बट देन अगर ये 1 होता है तो जरूरी नहीं है कि ई बाई लैम्डा आपका इंटीजर होगा, एन तो इंटीजर होगा ना, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो अगर ई बाई लैम्डा मान लो 7.41 आता है, इसका मतलब है कि थीटा इक्वल टू 90 पे 7.41 ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता ना, तो 7th होगा, यानी इस केस में 7th ऑर्डर मैक्सिमा होगा। अगर ई बाई लैम्डा का वैल्यू मान लो 7 अगर साइन थीटा को 1 पुट करने से ई बाई लैम्डा का वैल्यू 7.41 आता है, तो 7.41 ऑर्डर तो कोई होता नहीं है, एन इक्वल टू 7 ही एन मैक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर ई बाई लैम्डा का वैल्यू 6.37 आता है तो उसके उसमें हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमम क्या होगा 6 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 पुट करने पे आपको मैक्सिमम ऑर्डर मिले, उसके से फ्रैक्शन में भी आ सकता है एन का वैल्यू, जो कि हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि थीटा का 90 के पहले ही आपका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर रिसीव होगा, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर क्या बोलेंगे फिर हम कहेंगे ई बाई लैम्डा का जो इंटीग्रल पार्ट है वो होगा, यानी जो एन मैक्स होगा आपका दैट विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ई बाई लैम्डा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, दिस इज greatest integer less than equal to x, इसको greatest integer function बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं n max would be greatest integer और इंटीग्रल पार्ट ऑफ e by lambda, ठीक है। e by lambda देखो कितना है, e आपका 10 माइक्रोमीटर है और लैम्डा कितना है 0.63 माइक्रोमीटर, यानी 10/0.63 करेंगे, देखो कितना आता है 10/0.63, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा 15 इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा 15, यानी जो एन मैक्स आपका होगा वो 15 होगा। 15 पे तो कुछ दिखेगा भी नहीं, इंटेंसिटी बहुत रैपिडली फॉल करता है डिफ्रैक्शन के केस में, बट ठीक है थ्योरेटिकली इट विल बी 15, नहीं दिखेगा वो आँख का प्रॉब्लम है, वो फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, सो दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन 2019, राइट। बहुत हर साल नहीं पूछा है क्वेश्चन, आगे नेट वाला भी ऐसे होगा। देखो ये क्या बोल रहा है, 2021 में आया क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टेलीस्कोप्स, डी इज द telescope diameter and lambda is the wavelength, the order of decreasing resolving power। तो टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर क्या है, मतलब दो ऑब्जेक्ट कितना नजदीक दो ऑब्जेक्ट को वो आप डिस्टिंक्टली देख पाते हैं। टेलीस्कोप जैसे यहां से आप चांद पे देखते हैं तो सारा चीज एक साथ दिखता है आपको, ठीक है। टेलीस्कोप क्या करता है, वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग दिखाता है। मतलब पहली बात तो यह है कि दो ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व होने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट का अलग अलग होना जरूरी है। अलग अलग है तो जरूरी नहीं कि अलग अलग दिखेगा, अलग अलग होना डिस्पर्सन कहलाता है और अलग अलग दिखना रिजोल्यूशन कहलाता है। तो दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हो तो जरूरी नहीं है कि आप आंख से दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख पाएंगे, क्योंकि बहुत दूर अगर दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, बहुत दूर आपको अगर दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो आंख से देखेंगे तो आंख का एक मिनिमम थीटा होता है कि ये इस थीटा से अगर लेस वैल्यू आ जाएगा तो आंख उसको दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग नहीं देख पाएगा, आंख जो है उन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग नहीं देख पाएगा। उस केस में क्या करते हैं हम, उस केस में लोग टेलीस्कोप यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेलीस्कोप क्या करता है, इन दोनों ऑब्जेक्ट का इमेज नजदीक फॉर्म कर देता है, ठीक है। इन दोनों का इमेज नजदीक फॉर्म कर जाएगा तो ये थीटा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा आपका, ये थीटा, ठीक है। उस केस में आप इसको अलग अलग देख पाते हैं, अलग अलग देख पाते हैं, ठीक है। तो टेलीस्कोप के केस में ये जो मिनिमम थीटा है वो थोड़ा सा और कम होगा। आंख के केस में थीटा जो है, तो जो थीटा मीन है जितना पे आप इस दोनों को अलग अलग देख पाते हैं, टेलीस्कोप के केस में ये थीटा थोड़ा और कम हो जाएगा। उस केस में जो थीटा होता है, दिस थीटा इज, ये हमको याद है तो हम लिख दे रहे हैं, आप भी याद कर लो। minimum this angular separation which telescope can resolve, minimum angular separation between the two objects which telescope can resolve, मतलब कितना मिनिमम थीटा होगा इन दोनों के बीच का, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का,
ये थीटा कितना होगा, ताकि टेलीस्कोप उसको अलग अलग दिखा दे आपको, वो वैल्यू ये होता है। तो यही रिजोल्यूशन का मेजर है। जितना जिसका कम थीटा को अलग अलग करके दिखा रहा है उतना बढ़िया टेलीस्कोप है, उतना हाई रिजॉल्विंग पावर है। तो ये वैल्यू जिसका जितना कम होगा उतना वो हायर रिजॉल्विंग पावर वाला टेलीस्कोप होगा। ठीक है, मतलब ये थीटा जो है इस प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाई ए। तो ये लैम्डा बाई ए जिस टेलीस्कोप का जितना कम होगा वो हायर रिजॉल्विंग पावर का टेलीस्कोप होगा, जो ज्यादा रिजोल्यूशन करने वाला टेलीस्कोप होगा। तो लैम्डा बाई ए का वैल्यू निकाल लो। ए इज द ए इज द एपरेचर डायमीटर। ठीक है, मतलब जो एपरेचर का साइज, टेलीस्कोप का डायमीटर। तो इसमें लैम्डा बाई ए मतलब लैम्डा बाई डी हो गया ना एक तरह से। तो कितना हो जाएगा आपका, ये सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, नैनोमीटर में है। अच्छा ठीक है, तो क्या करें सबको, चलो मीटर में ही करो, ऐसा यूनिट में 21 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 100। ठीक, अच्छा ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 100 गुने 10⁻⁹ अपॉन 1। ये कितना आ रहा है, ये रहा है लैम्डा इज बाई 2। यहाँ पे क्या आ रहा है, लैम्डा बाई डी इज अच्छा। तो सबसे कम कौन सा है, सबसे कम जो है वो थर्ड वाला है। तो थर्ड का हाईएस्ट रिजॉल्विंग पावर होगा। उसके बाद सेकंड, सेकंड है, थर्ड का सेकंड, और सेकंड के बाद 0.21, और इधर कितना आ रहा है 0.55 है ना, और ये हो गया 0.0021, मतलब उसके बाद जो है आपका वो फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड, फोर्थ है, तो 3 2 3 2 1 4। ये सबसे कम जो है वो हाईएस्ट रिजॉल्विंग पावर का होगा। थर्ड वाला सबसे कम है, ये कितना हो गया 10⁻⁷। ये कितना हो गया, सबको उसी में कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 5 × 10⁻³ और ये कितना हो जाएगा 250 मतलब 2.5 × 10⁻⁷। और ये कितना हो गया 2.1 × 10⁻³ सबसे कम जो हो गया, सबसे कम जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारा 3 का, उसके बाद 2 का, और उसके बाद 1 का, और उसके बाद 4 का, मतलब डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर जितना कम थीटा को अलग अलग दिखा रहा उतना हाई रिजोल्यूशन का वो टेलीस्कोप माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विद टेलीस्कोप कैन रिजॉल्व इज गिवन बाय 0.61 into lambda by a, where a is the aperture diameter, टेलीस्कोप का डायमीटर होगा जो लेंस लगा होता है। ठीक है, ओके ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। ये आपका 2021 में आया था क्वेश्चन। ठीक, ये देखो लास्ट ईयर आया है, क्या लिख रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली डिपिक्ट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्राउनहोफर ड्यू टू सिंगल स्लिट। ये तो बहुत इजी है यार। इंटेंसिटी होता है a² sin स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर। तो ये आंसर होगा आपका। ये सब तो बिल्कुल इजी है, पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कैसे ये इंटेंसिटी प्लॉट होता है, मतलब अच्छे से बताया जाता है ये। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। ओके, MCQ इज ओवर। और हम लोग को MSQ देखना है। MSQ में देखो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कई बार चारों करेक्ट होगा, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, सिंगल करेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, देखिए क्या लिख रहा है बताओ। फॉलोइंग फिगर शोज ए डबल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। अच्छा 2 स्लिट है, ये सब जो है वो
डिफ्रैक्शन मैक्सिमाज हैं ये सब। क्या लिखा है? अच्छा ठीक है, विच आर फॉलोइंग आर करेक्ट। रिड्यूसिंग ए डिक्रीजेज सेपरेशन कॉन्सेक्यूटिव प्राइमरी मैक्सिमा। देखो ये मिनिमाज का पोजीशन हम लोग को पता है, ये सब मिनिमाज का पोजीशन है। मिनिमाज का पोजीशन दिया जाता है साइन इनवर्स लैम्डा बाई, ठीक है। प्राइमरी मैक्सिमा कुछ नहीं होता भाई, डिफ्रैक्शन मिनिमा होता है, डिफ्रैक्शन दो डिफ्रैक्शन मिनिमा के बीच में डिफ्रैक्शन मैक्सिमा होगा, और जो इंटरफेरेंस मैक्सिमा उसको प्रिंसिपल मैक्सिमा बोलते हैं। और दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में कई सारे मैक्सिमा तो उसको सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्लिट n से n=2 से बड़ा होना चाहिए। n=2 में कोई सेकेंडरी मैक्सिमा नहीं बनेगा आपका। तो आई थिंक जो प्राइमरी मैक्सिमा बोल रहा है ना वो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा को ही बोल रहा है ये, ठीक है, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा को ही बोल रहा है। तो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा का पोजीशन करीब करीब ऐसे ही होगा, इन दो प्रिंसिपल दो डिफ्रैक्शन मिनिमा के बीच का, मतलब कुछ इस टाइप का आप मान के चल सकते हो, ठीक है। ये डिफ्रैक्शन मैक्सिमा का पोजीशन हो जाएगा। और इंटरफेरेंस मैक्सिमा का पोजीशन जो होगा वो साइन इनवर्स एन लैम्डा, अच्छा इसको m कर दो, ठीक है, इसको n कर देते हैं, ठीक है। E प्लस डी आई थिंक आपको b दे रखा है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ये b, और ये स्लिट विड्थ है, इसको a दे रखा है आपको क्वेश्चन में। क्या बोला? रिड्यूसिंग a इंक्रीजेस सेपरेशन विद प्राइमरी सेकंड प्राइमरी मैक्सिमा कॉन्सेक्यूटिव प्राइमरी मैक्सिमा। a रिड्यूस करोगे तो ये जो प्राइमरी मैक्सिमा, ये सब प्राइमरी मैक्सिमा एक तरह से ये पास पास आ जाएंगे, ठीक है। सॉरी ए मतलब ई स्लिट विड्थ रिड्यूस करोगे तो पास पास नहीं, सॉरी दूर दूर जाएगा, कि ये डिनोमिनेटर में इसको रिड्यूस करोगे तो ये सब वैल्यूज बढ़ेगा तो दूर दूर जाएगा, विल इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव प्राइमरी मैक्सिमा। हाँ ये ठीक है, रिड्यूसिंग ए विल इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन टू consecutive primary maxima. Primary maxima is basically the diffraction maxima which you have between two minimals, ठीक है। हाँ अच्छा, अब क्या बोल रहा है? reducing A increases separation between two consecutive secondary maxima. secondary maxima ये principal सॉरी इंटरफेरेंस मैक्सिमा को बोल रहा होगा, क्योंकि दो स्लिट में secondary maxima नहीं होता है। देखो between two principal maxima you have n-1 minimas, ठीक है, and you have n-2 secondary maxima। तो n का वैल्यू 2 लिखोगे तो सेकेंडरी मैक्सिमा का कहाँ नंबर आएगा? n-2 सेकेंडरी मैक्सिमा होता है दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में, तो n अगर 2 है तो देयर इज नो सेकेंडरी मैक्सिमा, राइट। सो आई थिंक द क्वेश्चन ओनली टॉक्स अबाउट प्राइमरी मैक्सिमा, बोल रहा है दो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के बीच में जो दो डिफ्रैक्शन मिनिमा के बीच में जो मैक्सिमा बन रहा है उसकी बात कर रहा है, और जो सेकेंडरी मैक्सिमा बोल रहा है वो इंटरफेरेंस मैक्सिमा को बोल रहा है, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखो इसके अंदर सब घुसे होते हैं। तो ये इसको ये प्राइमरी मैक्सिमा बोल रहा है, ठीक है, और ये सब जो है ये सब सेकेंडरी मैक्सिमा बोल रहा है, क्योंकि उनका इंटेंसिटी कम होता है, ठीक है। अब देखो क्या, रिड्यूसिंग ए इंक्रीजेज द सेपरेशन बिटवीन consecutive secondary maxima, reducing A increases the separation into consecutive secondary maxima। ये A पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर B कांस्टेंट है तो ये नहीं होगा, B नहीं होगा। reducing B increases the separation into consecutive secondary maxima, ये ठीक है। B रिड्यूस करोगे तो ये थीटा n बढ़ेगा तो गैप भी बढ़ जाएगा, ठीक है। reducing B increases separation between ओहो वेरी कंफ्यूजिंग। एक्चुअली कंफ्यूजिंग इसलिए हो रहा है कि वो वर्ड गलत यूज कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी यूज अलग जगह करता है। प्राइमरी तो यूज करते ही नहीं है, सेकेंडरी वो n=2 के उससे बड़ा होता है उसके लिए यूज करते हैं। देखो क्या लिखा है, रिड्यूसिंग सी वाला पढ़ो पहले, रिड्यूसिंग बी इंक्रीजेस सेपरेशन टू कॉन्सेक्यूटिव प्राइमरी मैक्सिमा। नो ये नहीं डिपेंड करता है बी पे, ये गलत करो इसको, ठीक है, ये भी गलत है ये भी गलत है। reducing B increases separation between two consecutive secondary maxima, if this is secondary maxima तो ये सही है, तो A और D सही है, A और D सही है,
बी वाला थोड़ा सा कैच है, देखो बी वाला में क्या, रिड्यूसिंग ए इंक्रीजेज सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सेकेंडरी मैक्सिमा। अगर ए रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन ई प्लस डी अगर सेम है, उस केस में ये आपका गलत हो जाएगा, फिर नहीं, क्योंकि बी के अंदर ना एक्चुअली ये ए दिख दिया है आपको, तो ए रिड्यूस करेंगे तो अगर बी भी रिड्यूस हो रहा है उसके चक्कर में, तब तो उस केस में ये सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो इसलिए इसको हम गलत मान रहे हैं। ठीक है, इफ रिड्यूसिंग ए डज नॉट अफेक्ट दिस बी देन दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, द क्वेश्चन डजंट टेल यू एनीथिंग, तो ए और डी तो कंफर्म आपका सही है। ठीक है, सी गलत है, बी कंडीशनल है कि मतलब अगर ई को रिड्यूस करने से अगर बी भी रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ई कंसिस्ट ऑफ सी, सो बी कंसिस्ट ऑफ ई स्लिट विड्थ प्लस लेंथ ऑफ ओपेक सरफेस बिटवीन टू स्लिट्स विच इज इक्वल टू डी बेसिकली। तो अगर इसको रिड्यूस करने से टोटल घट रहा है फिर तो आपका बी सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, क्लियर नहीं किया, तो ए एंड डी विल बी द आंसर। ठीक है, ओके, so this was in fact good question, but the word selection of words should have been more correct. Okay, so that's MSQ. नेट में देखो आपका न्यूमेरिकल टाइप का वो रहेगा, मतलब 2.41, 6.0, 5.23 इस टाइप का आंसर रहेगा, सॉल्व करना पड़ता है मतलब इसको। ठीक है, देखिए 2017 में एक क्वेश्चन आया है, देखो क्या बोल रहा है, इंटेंसिव वर्सेस डिस्टेंस of the curve for double slit experiment is given below। ठीक है, if the width of each slit is 0.7 micrometer, okay, width E आपको दे रखा है, E is given to you, E is 0.7 micrometer। ठीक, what is the separation between two slits in micrometers? What is separation between two slits in micrometer? अच्छा ठीक, मतलब ये स्लिट है तो दो स्लिट के बीच सेपरेशन ये होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अगर ये आपका डी है, दिस इज योर ई, देन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस विल बी ई प्लस डी। ठीक है, जो डिफ्रैक्शन मिनिमा होता है उसका पोजीशन होता है थीटा एम इक्वल्स टू साइन इनवर्स एम लैम्डा बाई, इंटरफेरेंस मैक्सिमा होगा उसका एंगुलर पोजीशन होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरफेरेंस मैक्सिमा का पोजीशन है वो कोई एकाध डिफ्रैक्शन मिनिमा के पोजीशन से कोइंसाइड कर जाता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, ये देखो ये n इक्वल टू 0 है, ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, और यहाँ n इक्वल टू 5 होता, लेकिन यहाँ पे कोई लाइट नहीं आ रहा है, यहाँ ये m इक्वल टू 1 को भी कोरस्पोंड कर रहा है। ये पोजीशन जो है जहां पे इंटरफेरेंस फिफ्थ ऑर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमा होना चाहिए था, लेकिन वो तब होता ना जब यहाँ लाइट आएगा, यहाँ पे डिफ्रैक्शन मिनिमा भी पोजीशन है, मतलब डिफ्रैक्शन जो इंटरफेरेंस मैक्सिमा का पोजीशन है वो जो फिफ्थ ऑर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमा का पोजीशन है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मिनिमा से कोइंसाइड कर रहा है। मतलब जो आपका 5 लैम्डा बाई ई प्लस डी है वो हो रहा है 1 लैम्डा बाई ई के बराबर। ठीक है, तो यहां से आप ई प्लस डी निकाल सकते हो, ई प्लस डी का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू ई। ठीक है, अब 5 इंटू ई हो गया 5 गुने 0.7 माइक्रोमीटर 3.5 माइक्रोमीटर। तो सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, तो ये आ जाएगा 3.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? ओके, तो उस केस में अगर इफ ई प्लस डी सेपरेशन 3.5 माइक्रोमीटर, then that case fifth order interference maxima will coincide with the first diffraction minima. In that case that will be missing order, वो missing order कहलाता है, that is called missing order। ठीक है, ये देखिए ये 2018 में क्वेश्चन आया है आपका, कंसिडर ए
slit width 18 micrometer which is being illuminated simultaneously with light of orange color and blue color. ठीक है, diffraction pattern is observed on the screen kept at a distance. डिस्टेंस कहाँ लिखा है? डिस्टेंस की जरूरत नहीं होगा शायद, देखते हैं. At a distance, some distance from it, the smallest angle at which orange color is observed is θ1. देखो ऑरेंज कलर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ब्लू का मिनिमा है. ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट एंगल एट विच ब्लू कलर इज ऑब्जर्व्ड इज यार, मतलब यहाँ पे ऑरेंज का मिनिमा है. और चूंकि ये स्मॉलेस्ट एंगल है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है, m = 1 वाला मिनिमा है. और ये भी स्मॉलेस्ट एंगल बोल रहा है, ये भी ब्लू का फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है. यानी θ1 जो हो गया ना आपका, θ1 जो हो गया वो ब्लू का फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है. साइन इनवर्स ब्लू का कितना है? ब्लू इज 450 बाई ई. 450 नैनोमीटर बाई ई कितना दे रखा है? 18 दिस. ओके, और θ2 क्या है? θ2 आपका ऑरेंज का फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है. ऑरेंज का वेवलेंथ हो गया 600. देखो θm आपका ये आता है ना, फार्मूला याद रखो, रिफ्रैक्शन मिनिमा का पोजीशन है. क्योंकि दोनों स्मॉलेस्ट एंगल है, तो ये सब जो लीस्ट ऑर्डर मिनिमा है उसकी बात कर रहा है. लीस्ट ऑर्डर मिनिमा में m = 1 हो जाएगा. 600 नैनोमीटर, ये कितना हो गया? साइन इनवर्स 0.45 भागा 18, 0.025. ये कितना हो गया? साइन इनवर्स 600 मतलब 0.6 भागा 18. आंसर निकालो इसको. ठीक है, रेडियन में इसको कर लेना. ठीक है, रेडियन का फार्मूला कैलकुलेटर से कैसे निकलता है? θ2 माइनस θ1 हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस ये वैल्यू देखो डिग्री में पूछा है, तो ये डिग्री में आ जाएगा क्या? साइन इनवर्स, एक सेकंड को कर लेते हैं इसको. साइन इनवर्स 1/3 है ना, 6/0.18 आया था ना, 6 सॉरी 0.6/18 था, 0.6/18. मतलब हम एक्चुअली ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहते हैं, तो 0.6 भागा 18. अच्छा, साइन इनवर्स 0.6 भागा, ये आ रहा है डिग्री में 1.91 डिग्री. इसको देख लेते हैं. साइन इनवर्स 0.025. ये आ रहा 1.4325. और इसको घटा लो, माइनस, ये आ जाएगा 0.477 डिग्री. ठीक है, ऐसे आ जाएगा. 2019 का देखो क्वेश्चन है,
light of wavelength 630 nanometer is incident on a diffraction grating having 4000 lines per centimeter. Diffraction angle corresponding to third order maximum. क्यों ये सब पूछ रहा है क्वेश्चन? ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो टोटल नंबर ऑफ स्लिट निकाल लो. सॉरी, you have 4000 slits in 1 centimeter. That is means E plus D will be what? 1 centimeter upon 4000. ठीक है, ये आ जाएगा, यानी it will be 2.5 this. ओके. और थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम क्या होता है? थीटा एन इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 लैम्डा बाई ई प्लस डी. सो दिस इज साइन इनवर्स ई लैम्डा इज व्हाट? ई लैम्डा 3 लैम्डा इज 3 इंटू लैम्डा क्या है? 680 नैनोमीटर अपॉन ये कैलकुलेशन कर लेना आप. ठीक है, ओके. ये देखो डिग्री में पूछा है तो इसको निकाल लेते हैं वैल्यू. ये आ रहा है साइन इनवर्स, इसको कैसे लिख सकते हो? 0.68 कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.68 भागा 2.5, ये आ जाएगा 54.69 डिग्री. ठीक है, इतना पे ये फॉर्म हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा. ओके, ये देखो, a normal human eye can distinguish two objects separated by 0.35 when viewed at a distance of 1 kilometer. Angular resolution. Angular resolution is basically minimum angular separation which you can resolve. ये लिख रहा है कि अगर इनका सेपरेशन 0.35 मीटर है और ये 1 किलोमीटर के दूरी पे है, तो इसको रिजॉल्व कर सकता है, मिनिमम इतना रिजॉल्व कर सकता है. तो ये थीटा जो है आपका, थीटा कितना हो जाएगा? 0.35 अपॉन 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर. ये आ जाएगा रेडियन में. अब रेडियन को तुम कन्वर्ट कर लो 180 बटा पाई डिग्रीज में, और डिग्रीज को कन्वर्ट कर लो मिनट में, और मिनट को कन्वर्ट कर लो सेकंड में. ये आपका आंसर आ जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा. ठीक है, ये रेडियन में आएगा, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया. 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये सेकंड में आपका कन्वर्जन आ जाएगा. कितना आएगा देखो? 0.35 इंटू 180 इंटू 60 इंटू 60 भागा पाई 72 सेकंड. ठीक है, इतना आ रहा है. ठीक है, दिस इज द एंगुलर separation in second which I can resolve. ओके, एक रेडियन में 180 डिग्री होता है. ठीक है, ये देखो क्या लिखा है? इन ए ग्रेटिंग विथ ग्रेटिंग कांस्टेंट a प्लस बी, a is slit width and b is separation between two slit. ठीक है, b is length of opaque surface between two slit. in fact डिफ्रैक्शन पैटर्न फोर्थ ऑर्डर मिसिंग. आपको अभी बताए थे हम कि इंटरफेरेंस मैक्सिमा का ये होता है. ठीक है, और ये अगर कोइंसाइड कर जाता है किसी डिफ्रैक्शन मिनिमा से,
तो उस केस में ये जो है मिसिंग ऑर्डर का केस बनता है, यानी फोर्थ ऑर्डर मिसिंग बता रहा है ना, यानी फोर्थ ऑर्डर का पोजीशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मिनिमा से कोइंसाइड कर रहा है। देखो क्या आएगा, a प्लस बी बाई ए इज 4, यानी 1 प्लस बी बाई ए इज 4, मतलब बी बाई ए इज 3। ठीक है, b by a will be 3. Okay, so this was the question that we had on diffraction. Diffraction पे ये question था, ठीक है। So that's the end of it. अब एक टॉपिक और बच गया है पोलराइजेशन, उसके बाद ये ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, तो वो भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। So let's finish it over here, and if you are liking this video, you can subscribe to our channel Trajectory Education, and you can also download the app TV The Learning app. Thank you very much.